अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबॉडीज़ के रिलेटेड। इसको हम अपनी सब क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एंटीबॉडीज़ का फंक्शन क्या है। हमने तो यही सुना था कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसी भी एंटीजन के ख़िलाफ़ प्रोड्यूस हो जाती हैं और हमारे बॉडी के जो एक डिफेंस सिस्टम है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। जिस तरह डब्ल्यूबीसी डिफेंस सिस्टम के अंदर काम करते हैं, इस तरह एंटीबॉडीज़ भी एंटीजन के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करती हैं। अब एंटीबॉडीज़ एक किस्म की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। जो 20% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जिसको हम ग्लोबुलिन कहते हैं। अब जो ग्लोबुलिन्स की आगे 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर जो गैमा ग्लोबुलिन्स होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ हैं। अब इनकी फर्दर 5 क्लासेस होती हैं: IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। इनकी जो हैवी चेन का डिफरेंस है उसकी वजह से इसकी 5 टाइप्स हैं और इनके फंक्शन भी डिफरेंट हैं। तो आगे हम डिस्कस कर देते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन है और इसका स्ट्रक्चर कैसे है। एंटीबॉडीज़ का फंक्शन एक तो ये है कि ये न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स और वायरसेस को। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आएगा, कोई भी टॉक्सिन, बैक्टीरिया की फॉर्म के अंदर, पैथोजन की फॉर्म के अंदर, एलर्जेंस की फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी और इम्यून सिस्टम को प्ले करवा देंगे। वो अपना रोल प्ले करेगा टू ऑप्सनाइज माइक्रोब्स सो दैट दे आर मोर इजीली फेगोसाइटोज। अब एंटीबॉडीज़ का एक फंक्शन ये होता है कि जो माइक्रोब्स को एक किस्म का ऑप्सोनाइज कर लेती हैं, वहाँ पर डिफरेंट कम्प्लीमेंट एंजाइम को एक्टिवेट करवा देते हैं जो माइक्रोब्स को घेर लेते हैं और उनकी उसकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। और एक एंटीबॉडीज़ का एक फंक्शन ये होता है कि ये कम्प्लीमेंट जो सिस्टम होता है हमारा, वो भी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। उसके अंदर जो क्लासिकल पाथवे है कम्प्लीमेंट का, वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, तो उसको ये एक्टिवेट करते हैं। एंड टू प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स टू म्यूकोसल सरफेस। जिस तरह म्यूकोसल सरफेस के अंदर हम बात कर लें, जो सलाइवा है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो सलाइवा होता है म्यूकोसा होता है, और जो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर म्यूकोसा होता है, उसके अंदर किसी भी किस्म की माइक्रोब्स की अटैचमेंट ना हो, उसको रोकने के लिए ये एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडी ए है उसकी सब क्लास, वो एक रोल प्ले करती है। ये भी एक किस्म का एंटीबॉडीज़ का फंक्शन है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, इनके अंदर एक डिफरेंस ये है कि जो पॉलीक्लोनल होती हैं इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मा सेल होते हैं और ये हेट्रोजीनस होती हैं, और जो मोनोक्लोनल होते हैं ये होमोजीनस होती हैं, इसके अंदर सिंगल क्लोन ऑफ सेल इसको प्रोड्यूस करता है। तो एंटीबॉडीज़ का एक और फंक्शन ये है कि हम लेबॉरेटरी के अंदर इनकी बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस कर सकते हैं एंटीजेंस को चेक करने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीजेंस तो प्रोड्यूस नहीं होंगी मलेरिया के ख़िलाफ़ या टाइफाइड के ख़िलाफ़। अगर हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस हो गई हैं एंटीजन और हमारे पास आईसीटी किट के अंदर लगा होता है एंटीबॉडीज़, अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रोड्यूस होंगी, वो हमारे सीरम के अंदर होंगी, जब वो रिएक्ट करेंगी एंटीबॉडीज़ के साथ तो एक कलर्ड लाइन शो हो जाएगी जिसको हम आईसीटी मेथड या किट कहते हैं, उसके अंदर वो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। ये एक वास्ट किस्म का इसका यूज़ है एंटीबॉडीज़ का हमारे लैब्स के अंदर। इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? इसके अंदर 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, मतलब पेप्टाइड उसके अंदर होता है, अमाइनो एसिड होते हैं सारे इसकी। इनका जो एक डिफरेंस है लाइट और हैवी चेन का, ये इनके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर होता है। द सिंपलेस्ट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज अ वाई शेप। अब जो एक स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप्ड होता है, जिसके ऊपर वाला जो रीजन होता है वो लाइट चेन होती हैं और जो नीचे वाले रीजन होते हैं वो हैवी चेन होते हैं। 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं। अब ये जो 2 लाइट चेन है ये आपस के अंदर आइडेंटिकल हैं, सेम है। इनका जो वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होगी वह सेम होगी, और जो हैवी चेन होंगे वो भी आइडेंटिकल होंगे इसी तरह एक दूसरे के। जो एक स्ट्रक्चर है ऊपर देख सकते हैं आप, ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है, उसके ऊपर जो वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन है उनको आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक रीजन लिखा हुआ है फैब रीजन। फैब फ्रेगमेंट का मतलब ये है कि लाइट और हैवी चेन के जो फैब फ्रेगमेंट्स हैं यहाँ पर आकर एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब ये है कि एंटीजन यहाँ पर आकर अटैच होंगे। और जो नीचे एफ सी फ्रेगमेंट है, ये जो नीचे जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होगी ये प्रोवाइड करती हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी डिपेंडेंट जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म होता है यहाँ से, और अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, जिस तरह माइक्रोब्स की रिसेप्टर्स के लिए जो किरदार अदा करता है वो एफ सी फ्रेगमेंट किरदार अदा करता है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की वाई शेप्ड के जो हैवी चेन का कांस्टेंट पार्ट होता है वो। तो अब लाइट और हैवी चेन के ऊपर भी वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं। इसी तरह
हम बात कर लेते हैं वेरिएबल रीजन की। मोस्ट हैवी चेन कंसिस्ट ऑफ 1 वेरिएबल रीजन एंड 3 कांस्टेंट डोमेन्स। चेन और लाइट चेन की बात की थी हमने वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन्स के हवाले से। अब हम बात करने जा रहे हैं उसकी अमाइनो जो लाइट चेन है उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं कैपा और दूसरी होती हैं लैम्डा टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंसेस इन देयर कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन के अंदर जो अमाइनो एसिड का डिफरेंस है उसकी वजह से हम इसको कैपा और लैम्डा कहेंगे। बोथ टाइप्स अकर इन ऑल क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कैपा और लैम्डा दोनों ऑल किस्म की जो एंटीबॉडीज होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। द अमाइनो टर्मिनल पोर्शन ऑफ ईच लाइट चेन पार्टिसिपेट्स इन द एंटीजन बाइंडिंग साइट। जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि जो लाइट चेन का जो ऊपर वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन है वो फैब फ्रेगमेंट जो मैंने आपको बताया था वो एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, और इसी तरह जो एफसी पोर्शन है वो प्रोवाइड करता है प्लेसेंटल ट्रांसफ़र के लिए या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। जिस तरह कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी के अंदर हमारा रोल प्ले करते हैं, और इसी तरह ये अटैचमेंट साइट फॉर वेरियस सेल्स एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ये एफसी फ्रेगमेंट होता है जो कि हैवी चेन के ऊपर मौजूद होता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब इसकी फर्दर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी, ये एक तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर ये है कि जिस तरह हमारी इनेट इम्यूनिटी जहाँ पर स्टॉप हो जाए, मतलब उसका वो एक पैथोजन को या जो माइक्रोब्स हैं उनको स्टॉप ना करवा सके तो वो आ जाते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर। इसके जो एक मिनिमम टाइम होता है 1 वीक टू 10 डेज होता है। अगर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हैंडल ना हो सके तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आईजीजी हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी के अंदर 2 लाइट चेंज होती हैं, 2 हैवी चेंज होती हैं, और इनकी बाइंडिंग साइट के ऊपर आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं और इनको कहते हैं डाईवैलेंट। इम्यूनोग्लोबुलिन जी की तो ये मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है। इसी तरह जो आईजीजी होती है ये ओनली एंटीबॉडी टू क्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मीन व्हेन अ मदर इज कैरिंग अ बेबी इन हिज यूट्रस, इन हर यूट्रस, तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। वो भी सिर्फ इसका जो एफसी पोर्शन होता है वो क्रॉस कर जाता है। इसको हम ये कहते हैं कि जो फीटस के अंदर पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है वो आईजीजी की फॉर्म के अंदर दी जाती है। पैसिव इम्यूनिटी वही होती है जो कि जो मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसका अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आईजीजी इज दैट इट इज़ वन ऑफ द 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट कैन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है आईजीएम और आईजीजी, 2 एंटीबॉडी होती हैं जो कि क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती हैं, यहाँ भी अपना रोल प्ले करती है। आईजीजी इज द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट ऑप्शनाइजेज, it can opsonize enhance phagocytosis because there are receptors for जो गैमा हैवी चेन है ऑन द सरफेस ऑफ फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स की जो सरफेस होती हैं उनके ऊपर गैमा हैवी चेन के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जहाँ वो ये एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जी वहाँ जाकर अटैच हो जाती है और वहाँ फेगोसाइटोसिस को इन्हेंस कर देती है। आईजीएम डज नॉट ऑप्शनाइज डायरेक्टली बिकॉज देयर आर नो रिसेप्टर ऑन द फेगोसाइट सरफेस। अब आईजीएम और आईजीजी के अंदर डिफरेंस यही है कि वो डायरेक्टली जाकर फेगोसाइटस को इन्हेंस कर देती है, लेकिन आईजीएम डायरेक्टली इन्हेंस नहीं कर सकती फेगोसाइट, क्योंकि फेगोसाइट की सरफेस के ऊपर इसके लिए रिसेप्टर मौजूद नहीं है। सब क्लासेस जो IG1 और IG3 हैं मोर इफेक्टिव ऑप्शनाइजर हैं देन IG2 एंड IG4। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो जी एंटीबॉडी है उसकी भी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं, उसके अंदर जो IG1 और IG3 हैं वो इफेक्टिव ऑप्शनाइजर्स हैं। मीन ये जो 2 एंटीबॉडीज़ की टाइप्स हैं ये ज़्यादा ऑप्शनाइज कर सकती हैं और फेगोसाइटोसिस को इन्हेंस कर सकती हैं। IgA जो हमारे पास होती है ये एक मेन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है जो कि सिक्रीशंस के अंदर होती है, जिस तरह हमारी कोलेस्ट्रॉम है, सलाइवा है, टेयर्स हैं, रेस्पिरेटरी है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती हैं, जेनिटल ट्रैक सिक्रीशन होते हैं, इनके अंदर ये मौजूद होती है। और इसने करना होता है प्रिवेंट करना होता है अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स टू म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जिस तरह हमारे गले की खराश हो जाती है उनके जो एक मेम्ब्रेन माइक्रोब्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो IgA होता है एंटीबॉडी होती है जो सलाइवा के अंदर और जो सिक्रीशन के अंदर मौजूद होती है, ताकि कोई भी माइक्रोब्स अटैक करे तो उनके खिलाफ ये एंटीजन प्रोड्यूस कर सके। ईच secretory IgA molecule consists of 2 heavy and 2 light units plus 1 molecule each of joining chain and secretory component।
इसके अंदर सिक्रेटरी कंपोनेंट का फंक्शन ये है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है सिंथेसाइज्ड बाय एपिथेलियल सेल। इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए को पैसेज प्रोवाइड करते हैं टू द म्यूकोसल सरफेस। अब इम्यूनोग्लोबुलिन ए हमारे इन चीज़ों के ऊपर सलाइवा के अंदर, टेयर के अंदर, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल और जेनिटल ट्रैक के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जो एक सिक्रेटरी कंपोनेंट है वो उसके पैसेज प्रोवाइड करता है। जब कोई भी माइक्रोब म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर आकर अटैक करता है तब यह रिलीज हो जाती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स IgA फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। जिस तरह इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर हमारी जो pH होती है वो एसिडिक हो जाती है, उसके अंदर भी जो सिक्रेटरी कंपोनेंट है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये डिग्रेड ना हो जाए। तो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। हम एंटीबॉडीज़ जो ए है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि ये हमारी सिक्रीशन के अंदर कोई भी माइक्रोब्स को अटैक करने नहीं देती, जो हमारा ये अब मोनोमर की फॉर्म के अंदर हमारे सीरम के अंदर मौजूद होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वो है IgM एंटीबॉडी। जिस तरह मैंने ऊपर आपको IgG के बारे में बताया कि वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है, तो IgM इस तरह प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है, लेकिन ये डायरेक्ट जिस तरह ऊपर बताया कि ऑप्शनाइज नहीं कर सकती। तो इट इज़ प्रेजेंट एज अ मोनोमर ऑन द सरफेस ऑफ virtually all beta cells where it function as an antigen binding receptor। अब एंटीबॉडीज़ ही एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं, जहाँ एंटीबॉडीज़ के ऊपर ही एंटीजन आकर अटैच हो जाती हैं, जो इसका फैब फ्रैगमेंट जो ऊपर मैंने आपको बताया। लेकिन ये सीरम के अंदर एक पेंटामर मीन इसके 5 सब यूनिट्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग चेन के अंदर अटैच हो जाते हैं। 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन यूनिट होते हैं, वो आकर ज्वाइनिंग चेन बना लेते हैं। लेकिन जो IgA था उसके अंदर एक सिक्रेटरी कंपोनेंट भी होता है, लेकिन IgM के अंदर सिक्रेटरी कंपोनेंट नहीं होता। IgM has a mu heavy chain because the pentamer has 10 antigen binding sites। जो एक पेंटामर यूनिट है उसके ऊपर 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं। इज द मोस्ट एफिशिएंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन एग्लूटिनेशन। इस वजह से जो हमारी हिमोलाइसिस हो जाती है या एग्लूटिनेशन होती है उसके अंदर एक मोस्ट एफिशिएंट इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी है वो IgM रोल प्ले करती है। जिस तरह कॉम्प्लीमेंट को बताया कि हर एंटीबॉडी का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इस तरह IgM इसके एक तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये प्राइमरी रेस्पॉन्स के अंदर रिलीज होती है, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एक पेंटामर की फॉर्म के अंदर हमारे सीरम के अंदर मौजूद होती है, जो कि मोस्ट एफिशिएंट एंटीबॉडी इन एग्लूटिनेशन। जब हमने एग्लूटिनेशन चेक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एग्लूटिनेशन काज हो जाती है वो इसी IgM जो पेंटामर है वो एंटीजन को बाइंड करने की सलाहियत इतनी प्रोवाइड कर देता है, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, इस वजह से वो एफिशिएंट होता है एग्लूटिनेशन करवाने के अंदर। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इसकी एक्टिवेशन के लिए मैंने आपको बताया कि 2 एंटीबॉडीज़ यूज होती हैं, IgG और IgM। जो कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल पाथवे होता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है इन 2 एंटीबॉडीज़ के ऊपर, IgG और IgM के अंदर। एंड अदर एंटीबॉडी रिएक्शंस एंड इज इंपॉर्टेंट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया एंड वायरसेस को एज ये एंटीजन ट्रीट करेगा और उनके साथ आकर ये एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी M है आकर अटैच होगी और रिसेप्टर के लिए सरफेस मुहैया करेगी, ताकि जो मैक्रोफेजेस हैं या दूसरे सेल हैं डेंड्राइटिक सेल या मास सेल वो यहाँ आकर अटैच हों और उस वायरसेस के ऊपर अटैक कर सकें। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय द फीटस इन सर्टेन इन्फेक्शंस। ये अब फीटस इट सेल्फ प्रोड्यूस कर सकता है IgM को, लेकिन IgG की मैंने बात की थी, वहाँ जो मदर से उस फीटल के अंदर IgM क्रॉस कर सकती थी, उस प्लेसेंटल क्रॉस कर सकती है IgG, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर सकती, इसके अंदर फीटस खुद ही IgM प्रोड्यूस कर सकता है। IgD होती है इसका एक नॉन एंड इसका अभी तक कोई फंक्शन मालूम तो नहीं हो सका, बट मैनी फंक्शन एज एन एंटीजन रिसेप्टर है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैनी बीटा लिम्फोसाइट, इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स इन सीरम। इसका अभी तक कोई फंक्शन वैसे दरियाफ्त नहीं हो सका। जो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो IgE। IgE से हम E का मतलब इस तरह भी ले सकते हैं कि ये जो ईओसिनोफिल को एक्टिवेट कर सकती हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन जिस तरह इमीडिएट्स करती हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को और पार्टिसिपेट करती हैं होस्ट डिफेंस में अगेंस्ट सर्टेन पैरासाइट्स। हेलमिन्थ्स जो वॉर्म्स पैरासाइट्स होती हैं उनके अंदर उनके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीबॉडीज रिलीज हो जाती हैं पैरासाइटिक और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। पैरासाइटिक अटैक जब करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर IgE जो एंटीबॉडी E है वो एक्टिवेट हो जाएगी। द FC रीजन ऑफ IgE बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स।
जो मास्ट सेल्स और बेजोफिल हैं उनके साथ जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं IgE को बाइंड करवाने के लिए FC रीजन के ऊपर। IgE is present in trace amounts in normal semen, approximately 0.04%. Persons with allergic reactivity have greatly increased amounts. अब जिसके अंदर एलर्जिक रिएक्टिविटी होगी या पैरासिटिक अटैक होगा या प्रोटोजोअल अटैक होगा, उसका हम IgE लेवल चेक करके बता सकते हैं कि इसके अंदर किस हद तक, किस लेवल तक एक जो प्रोटोजुआ है या पैरासाइट अटैक कर रहा है, या एलर्जी किस किस्म की है। हाइपर सेंसिटिविटी केस के अंदर IgE जो एक किस्म की है डज नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के अंदर पार्ट नहीं प्ले कर सकती और ना ही ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। जो सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं वो IgG और IgM होती हैं। IgE is the main host defense against certain important helminths infections such as strongyloids, trichinella, ascaris and the hookworms। इन जो भी प्रोटोजुआ हैं या हेलमिथ हैं वो जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं तो IgE ही रिलीज़ होती है। बिकॉज worms आर टू लार्ज टू बी इंजेस्टेड बाय फेगोसाइट्स। जो फेगोसाइट्स हैं वो इतना ज़्यादा लंबे वर्म्स को इंजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो ईओसिनोफिल्स होते हैं ये रिलीज़ करते हैं वर्म डिस्ट्रॉइंग एंजाइम, जिस तरह प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो एक चीज़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइजिंग एंजाइम होते हैं। IgE जो स्पेसिफिक होती है फॉर्म वर्म प्रोटीन बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन ईओसिनोफिल के साथ अगर ये अटैच हो जाती हैं तब ये ट्रिगर करती हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। जो साइटोटॉक्सिक सेल हैं साइटोटॉक्सिक T सेल, उनको एक्टिवेट कर देती हैं और ये यहाँ पर आकर अपना रोल प्ले कर सकती हैं जब ये कोई भी प्रोटोजोआ और हेलमिथ इन्फेक्शन होता है। तो ये लें स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने नीचे कमेंट कर देना। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। शुक्रिया।